Good morning students. Today we are starting chapter number 3, that is tools of financial statement analysis, comparative statement and common size statement. हमने लास्ट चैप्टर में टूल्स पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 4 टूल्स हमने पढ़े थे. फर्स्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड इज रेशियो एनालिसिस एंड फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ ईच कंपोनेंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 or more accounting period prepared in form of reflecting financial data is known as comparative statement, and common size statement is the statement in which individual components or elements of the items of the financial statement of 2 or more years are placed and then converted into the percentage taking in the common base. comparative statement में और common size statement में सबसे बड़ा difference ये होता है कि जो हम comparative statement बनाते हैं 2 accounting periods का, तो हर financial data उसमें अपना एक characteristics ही show करता है, और common size statement में हम एक common base place कर लेते हैं और उसके बेसिस पे सारे डाटा का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. दैट इज कॉल्ड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. Next, third is ratio analysis. Ratio is an arithmetical expression of relationship between two or more related or independent items. Accounting ratios, thus, it is the arithmetical accuracy or arithmetical relationship between the two accounting variables. Ratio analysis में हम arithmetically accuracy को find out करने की कोशिश करते हैं. मीन्स हम कह सकते हैं कि arithmetic relationship बनाते हैं हम two variables के बीच में, two accounting variables के बीच में. Next is cash flow statement. Cash flow statement is a statement showing flow of cash एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. कितना इनफ्लो हुआ है कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ है कैश का, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं. फर्स्ट इज कॉमन कंपैरेटिव स्टेटमेंट. तो अभी हमने इसके पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट मीन्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स और आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 or more years. 2 years और 2 से ज़्यादा ईयर्स का, मीन्स 2 और मोर ईयर्स का अगर हम कंपैरेटिव हम डाटा की स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट. अब इसमें 2 कंपैरिजन होते हैं, एक होता है इंट्राफर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटरफर्म कंपैरिजन. When we are taking 2 firms, 2 industries, then we are doing interfirm comparison. When we are taking data of only 1 firm, 1 industry of 2 or more years, that is called as intrafirm comparison. The comparative statement is prepared to show absolute data amounts only, increase or decrease in absolute norms, increase or decrease in absolute data in terms of percentage, comparison expressed in ratios, percentage of totals. ये सारा कुछ फाइंड आउट करने के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं. कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये क्यों बनाया जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फर्स्ट, डाटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल्स एंड कंपैरेबल. इसमें जो हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो अंडरस्टैंडेबल भी और कंपैरेबल भी है. इट इंडिकेट्स ट्रेंड. कंपैरेटिव स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन enterprises. It indicates strength and weakness of the enterprises, and comparison with other firm and industry performance means इंटरफर्म कंपैरिजन ईजी हो जाता है थ्रू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. एंड नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग. अगर हमें हमारे बिजनेस के लिए, अपनी फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए अगर फ्यूचर के लिए कुछ फोरकास्टिंग करना है या प्लान तैयार करना है, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प इन द फ्यूचर फोरकास्टिंग ऑल्सो. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पे अलग अलग व्यू से दिया गया है इंपॉर्टेंस की शेयर होल्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी. टाइम एंड अगेन दे हैव टू टेक डिसीजन वेदर दे शुड कंटिन्यू होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी और सेल दैम. या भी शेयर होल्डर्स डिसीजन इसी के बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं कि वो जिस कंपनी के शेयर होल्डर अभी हैं, उन शेयर्स को उन्हें अपने पास रखना है या सेल कर देना है. नेक्स्ट, डिसीजंस एंड प्लान्स. कंपनी का मैनेजमेंट जो भी आगे के लिए प्लान्स तैयार करता है या जो भी पॉलिसीज़ बनाता है या जो भी फोरकास्टिंग करता है, जो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर के लिए जो अब प्लान्स तैयार किए जाते हैं एवेल्यूएशन के बेसिस पे, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के थ्रू ही किए जाते हैं. नेक्स्ट, लेंडर्स. द लेंडर्स प्रोवाइड लोन कैपिटल टू द कंपनी, देयरफॉर दे मे हैव टू टेक डिसीजन एज टू वेदर द लोन इज सेफ, वेदर दे शुड एक्सटेंड मोर लोन टू द कंपनी और चार्ज इंटरेस्ट एट द हायर रेट. ये सारा डिसीजन जो
लेंडर्स, जो पर्सन है जो लोन देते हैं, ये सारा डिसीजन वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस पे ही लेते हैं। याद रखिए इस चैप्टर से ज़्यादा थ्योरी आपको बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी। जो अभी मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में वहाँ से आपके लिए आ सकता है। पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स ऑफन हैव टू डिसाइड वेदर दे इन्वेस्ट इन द कंपनी शेयर। द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट टू दैम बिकॉज दे कैन ऑब्टेन यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कहाँ आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट फेल हो जाता है, वो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है वो पास्ट हैपनिंग के बेसिस पर प्रिपेयर होता है। वो ट्रेंड हो सकता है फ्यूचर में चेंज भी हो जाए, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को ये रिकॉर्ड करता है, ये इसका वीकनेस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस along with the estimates. For example being depreciation, provision for doubtful debt. If the estimates are incorrect, then the projection based on the comparative financial statement will not be reliable. क्योंकि ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेट्स के बेसिस पर बनाया जाता है, रियल फैक्ट कुछ चीज़ों में नहीं रहते हैं, तो उसके कारण कभी कभी डाटा रिलायबल नहीं होता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। ये तो सबसे बड़ी वीकनेस रही है कि क्वांटिटेटिव डाटा को ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर कर दिया जाता है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड एंड वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। हियर द टूल्स और टेक्निक्स फॉर द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिवन। फर्स्ट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट, second is comparative statement of profit and loss, which is called as income statement. Next is common size statement of profit and loss and common size balance sheet. First, let's we discuss comparative balance sheet. Comparative balance sheet analysis is the study of the trend of the same items, group of items and computed items in 2 or more balance sheets of the same business on different dates. याद क्या रखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो 2 डिफरेंट डेट्स में सेम फर्म के 2 और मोर बैलेंस शीट्स दिए रहते हैं, पर डाटा जो होता है वो 2 साल का या 2 से ज़्यादा साल का होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टडी ट्रेंड। Here the format of comparative balance sheet is given. Let's we understand what is it. फॉर्मेट में जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉलम दिया हुआ पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था वो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। कुछ आइटम्स हैं जैसे मनी रिसीप्ट्स अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इसमें हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मनी रिसीप्ट्स अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इंटेंजिबल assets, capital and intangible assets, capital work in progress, other non-current assets, bank balances and bank deposit with more than 12 months maturity and other current assets are not to be evaluated. Hence the chapter illustration and questions do not include the above items. आपकी बुक में जो ये चैप्टर दिया होगा तो उसमें ये आइटम्स नहीं दिए होंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये पूछे भी नहीं जाएंगे बोर्ड में, इनका एवेल्युएशन नहीं होगा बोर्ड में। सो जो हमें जिनका एवेल्युएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़ एंड एसेट की बात करें तो नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है नोट नंबर का। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स एंड सेकेंड कॉलम इज ऑफ नोट नंबर जो भी यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, उनके थ्रू यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट कॉलम इज प्रीवियस ईयर, तो इस कॉलम को आप ए नेम दे दीजिए, अल्फ़ाबेट ए के नाम से इसको डिनोट करिए। याद रखिए आपको फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पहले लेना है, फिर नेक्स्ट कॉलम में दिया होगा फोर्थ कॉलम में करेंट ईयर, तो करेंट ईयर को बी अल्फ़ाबेट से डिनोट करिए। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर का कॉलम हो गया ए कॉलम एंड करेंट ईयर का कॉलम हो गया बी कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम जो होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 2 ईयर्स का डाटा आ गया हमारे पास, हमें 2 ईयर्स का कंपैरिजन करना है। अब हम करेंगे करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब बी माइनस ए, तो सी कॉलम बन जाएगा और फिर उसके बाद हम इस डाटा को परसेंटेज में शो करेंगे। सो डी कॉलम बन जाएगा, सो दैट विल बी डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। प्रीवियस ईयर ए कॉलम, करेंट ईयर बी कॉलम
एब्सोल्यूट चेंज मतलब सी कॉलम, और सी कॉलम कैसे निकलता है, बी माइनस ए, बी मतलब करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर मतलब ए हुआ। एंड नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है परसेंटेज चेंज, और उसको हमने डी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया हुआ है, एंड डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। ये जो अल्फ़ाबेट से शो किया हुआ है ना, अगर आप इससे याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत ईजी पड़ेगा। प्रीवियस ईयर इज ए, 4 कॉलम्स अपने फिंगर्स पे आप सेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर ए फर्स्ट फिंगर में आ जाएगा, करेंट ईयर में आ जाएगा बी सेकेंड फिंगर, एब्सोल्यूट चेंज जो है वो थर्ड कॉलम सी, थर्ड फिंगर सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, कैसे निकलेगा, बी में से ए को माइनस करेंगे, एंड लास्ट फिंगर जो आपकी आ जाएगी स्मॉल फिंगर, उसमें आ जाएगा फोर्थ कॉलम डी, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने आप ही की बुक टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें 2 ईयर्स का डाटा दिया है, 2019 2018। आपको क्या याद रखना है, आपको प्रीवियस ईयर पहले राइट करना है, करेंट ईयर बाद में राइट करना है। आपके क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, प्रीवियस ईयर पहले दिया हो, करेंट ईयर बाद में दिया हो, जो भी हो, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर को पहले ही रखना है और करेंट ईयर को बाद में ही रखना है। कभी कभी आगे पीछे कर देते हैं ईयर्स को, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन आप इसका देखिए, इन्होंने इसी तरह से सॉल्व किया है। ए कॉलम जो दिया है वो प्रीवियस ईयर को दिया है, ए अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है 2018 के डाटा को, 2019 के डाटा को बी कॉलम से डिनोट किया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सी कॉलम होता है वो कैसे निकलता है, बी माइनस ए, मतलब 2019 के डाटा में से 2018 के डाटा को हम डिडक्ट करेंगे। 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख आ जाएगा, 6 लाख माइनस 6 लाख 0 आ जाएगा, 6 लाख माइनस 3 लाख आ जाएगा। अब सपोज ऐसा हो कभी कि कोई वैल्यू माइनस में आ रही हो, तो आप उसको ब्रैकेट में शो कर दीजिए। ब्रैकेट में आप शो करेंगे तो उसका परसेंटेज भी, जो फोर्थ कॉलम है ना डी, उसमें जो उसका परसेंटेज भी होगा वो माइनस में ही आएगा, तो हम उसको ब्रैकेट्स में शो कर देंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे लास्ट कॉलम में परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज निकाला है। वो कैसे निकाला है, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। सी कॉलम में जो आपने डिफरेंस निकाला है ना, जैसे आपने फर्स्ट का डिफरेंस निकाला 6 लाख, तो आप करके देख लीजिएगा, डी इज इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट कॉलम का निकालें, इक्विटी शेयर कैपिटल का निकालते हैं, तो 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, सो इट विल बी 50%। इस तरह से इसको आपको परसेंटेज को निकालना रहेगा। ये कहलाएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये रिमेंबर वन थिंग, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी कंपैरेटिव बैलेंस शीट से मिसिंग फिगर का क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। इस चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं मिसिंग फिगर के क्वेश्चन, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। एसके लिमिटेड करके मैंने, ये कंपनी का नाम है जिसका क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है इसकी, इन्होंने बैलेंस शीट तो बना दी है, बट यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, मीन्स वो डाटा मिसिंग है। आपको वो डाटा को फाइंड आउट करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जैसे, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्वेश्चन मार्क, उसमें 2018 का दिया हुआ है, 2019 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही इसमें कहीं ना कुछ डाटा मिस है, हमको उसको फाइंड आउट करना है। तो हम अपना लॉजिक जो अभी हमने पढ़ा हम वही लगाएंगे यहाँ पे। 2018 जो हुआ वो हमारा ए कॉलम हुआ, 2019 जो है वो हमारा बी कॉलम हुआ। सी कॉलम जो एब्सोल्यूट चेंज का है वो कैसे निकलता है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करते हैं तो सी निकलता है। सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 2018 मतलब प्रीवियस ईयर, ए जिसको हम कहते हैं, डाटा दिया हुआ है 3,40,000। 2019 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। ये बी हुआ। एब्सोल्यूट चेंज मतलब सी होता है, सी निकाल के दिया हुआ है 170। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है ना हमारी सी की, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, हम उसमें ही ये फिट करते हैं, इस डाटा को फिट करते हैं। b इज इक्वल टू सी माइनस ए। देखिए b तो c इज इक्वल टू बी माइनस ए, b हमको तो पता नहीं है, तो c की वैल्यू पता है, तो 1,70,000 इज इक्वल टू b क्वेश्चन मार्क हो जाएगा माइनस 3,40,000। 3,40,000 को हम शिफ्ट करेंगे 170 में, 3,40,000 ऐड हो जाएगा। सो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5,10,000। आपको अगर लग रहा है कि ये हमारा कहीं गलत तो नहीं है कोई आंसर, तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हम b माइनस ए करते हैं, तो 5,10,000 में जब आपने 340 माइनस किया होगा तभी आया होगा 1,70,000। ऐसे आगे भी दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स के केसेस में। डाटा दिया हुआ है 2018 में 3 लाख, 2019 में दिया है
2,40,000। एब्सोल्यूट चेंज में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? 2,40,000 माइनस 3 लाख, तो ये आ जाएगा 60,000 और तभी ब्रैकेट में डालिएगा क्योंकि ये माइनस में आएगा और तभी इसका परसेंटेज जो दिया हुआ है वो -20 दिया हुआ है। ऐसे ही आप एसेट का डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए जैसे इंटेंजिबल एसेट है तो उसमें डैश दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई नंबर नहीं है, आपको कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क है वही मिसिंग वैल्यू है, आपको वही फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट हमने पढ़ा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। Comparative statement of profit and loss or comparative income statement is a horizontal analysis of income statement which shows the operating result for more than one accounting period, so that the change in absolute amounts and percentage come from them can be find out. Objective of the comparative statement or income statement is to analyze the each item of revenue and expenses of 2 or more years. कंपैरेटिव है तो इसमें 2 years का डाटा होगा, 2 और more years का डाटा होगा, उसके बेसिस में हम एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। टू एनालाइज द इंक्रीज और डिक्रीज इन ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड इट कंपेयर्स डाटा ऑफ मोर देन 1 year टू एनालाइज एंड डिटरमाइन द रीजंस फॉर चेंजेस इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सारे रीजंस है जिनकी वजह से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये हम प्रिपेयर करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है और जो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस है, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के फॉर्म है। सो नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट पे चलते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, ए कॉलम दिया हुआ इसको, फिगर ऑफ करेंट ईयर बी कॉलम, एब्सोल्यूट चेंज सी एंड डी इज द परसेंटेज चेंज। जो अंदर पर्टिकुलर्स का डाटा है वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा, बस यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। लेट्स वी टेक a practice question to understand this concept of comparative statement of profit and loss account. Okay, so here profit and loss account is given from which you have to prepare comparative statement of profit and loss. Data of 2 years is given, that is 2012 and 2011. So previous year is 2011, that is A column, and current year is 2012, that is B column. हम जो A, B, C, D columns लेते हैं तो उसमें जो previous year होगा वो होगा 2011 A column में, और जो base year जो current year होगा वो होगा 2012, जिसको हम डालेंगे B column में। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अंदर जो पर्टिकुलर्स का डाटा है उसमें जाएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम्स प्लस करेंगे, दैट टोटल रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ टैक्स नहीं दिया हुआ, अदरवाइज टैक्स दिया होता तो हम टैक्स भी डिडक्ट करते, तो जो हमारा लास्ट में आंसर बचता वो होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डाटा दिया हुआ 2011 का, 2012 का। अब हम क्या करेंगे? B माइनस A करेंगे। सो वी गॉट C, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज, और दैट इज एब्सोल्यूट चेंज। 15 लाख माइनस 10 लाख, 5 लाख, 1,80,000 माइनस 2 लाख, सो माइनस का 20,000। 16,80,000 में से 12 लाख माइनस करेंगे, सो 4,80,000। 1050 माइनस 6 लाख, दैट इज 450, एंड 630 माइनस 6 लाख, दैट इज 30,000। ये तो अभी हमने पढ़ा है बैलेंस शीट में, उसी तरह से इसका भी फाइंड आउट करेंगे और फिर परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू 100, सो दैट विल बी 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, सो इट विल बी 50%। इस तरह से हम एज इट इज प्रिपेयर करेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा हम लोग ने प्रिपेयर किया है बैलेंस शीट, बस डाटा जो है पर्टिकुलर्स में वो आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन भी देखते हैं कि अगर इनकेस मिसिंग फिगर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो वो किस तरह का हो सकता है। B4L लिमिटेड कंपनी का कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। सारा अरेंज है, 2018 प्रीवियस ईयर है, 2019 करेंट ईयर है, बट यहाँ पे 2018 का सारा ही डाटा मिस है। लाइक देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। एब्सोल्यूट चेंज निकाला हुआ है वो है 16 लाख, तो ये मतलब एक जो कॉलम है A, जो अल्फ़ाबेट A से हम जिसको डिनोट करते हैं प्रीवियस ईयर को, वो तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया उसका। 2019 जो है करेंट ईयर का कॉलम है, उसमें B जिसको हम कहते हैं उसका डाटा दिया हुआ है, और C आपको पता है कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज B माइनस A, मतलब 40 लाख माइनस क्वेश्चन मार्क, सो डिफरेंस इज 16 लाख। तो इसी इक्वेशन को हम उठाते हैं, C इज इक्वल टू B माइनस A। B दिया हुआ है 40 लाख एंड C ऑलरेडी हमारे पास है वो है 16 लाख। सो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 40 लाख माइनस 16 लाख इट विल बी 24 लाख। मीन्स अगर 24 लाख A होगा
जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2018 का, अगर वो 24 लाख है तो 40 में से 24 गए होंगे, तब जाके 16 लाख हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया होगा। इसी तरह से हम अदर इनकम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ए है वो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, बी दिया हुआ है 24 लाख, और जो सी है वो दिया हुआ है 6 लाख। तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, बी माइनस सी करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। सो इट विल बी 24 लाख माइनस 6 लाख, इट विल बी 16 लाख। इसी तरह से आप टोटल रेवेन्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, 64 लाख माइनस 22 लाख, इट विल बी 42 लाख। इस तरह से डाटा मिसिंग रहेगा और आपको कुछ ना कुछ हिंट ऐसी दी रहेगी जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हो। सबसे बड़ा आप तो पॉइंट याद रखिए जो मैंने फॉर्मेट बताते टाइम बताया था कि प्रीवियस ईयर को ए लीजिए, करेंट ईयर को बी लीजिए, जो थर्ड होता है वो होता है सी, और वो कैसे निकलता है, बी माइनस ए। तो अगर आपको b माइनस ए में इज इक्वल टू सी होता है तो c या b में से कुछ एक चीज, दो चीज़ें दी हूँ तो आप थर्ड आइटम ऑटोमेटिक ट्रांसपोज करके निकालेंगे। जो मैथ्स का रूल्स होता है ना ट्रांसपोजिंग वाला, प्लस माइनस वाला, आप वो लगाइए तो ईजिली आप सी कॉलम को पूरा फिल कर सकते हैं, या ए और बी में से कुछ नहीं दिया आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट होता है डी, तो उसमें आप परसेंटेज निकालते हैं, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट को रखा हुआ है, उसी के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, एक रेगुलर क्वेश्चन और एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं।